हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीवी स्क्वायर एकेडमी। तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, आयनिक सॉलिड्स। ये आपका बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर माइनर कोर्स की एक यूनिट है जिसमें हम आयनिक सॉलिड को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका जो मैटर होता है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस यूनिट में हम सॉलिड्स को पढ़ेंगे। सॉलिड्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। उसमें पर्टिकुलरली हम आयनिक सॉलिड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली जो सॉलिड है आपका वो आपका मेनली 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक आपकी एमोर्फस फॉर्म है। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिससे भी वो सॉलिड फॉर्म हुआ है, चाहे वो एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। और मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। हमारे आसपास जितने भी सॉलिड्स होते हैं मेनली वो किस फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे ही मेल्ट करते हैं। इसके अपोजिट जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे डिसऑर्डरनेस होती है और उनका भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एक रेंज में होता है। मीन्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट एमोर्फस सॉलिड्स का नहीं होता है और ऐसे सॉलिड्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम देखें तो फर्दर वो 4 टाइप्स का होता है। एक कोवलेंट सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स होंगे। आयनिक सॉलिड्स में जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है आयंस होंगे। मेटेलिक सॉलिड्स में भी मेटल के एटम्स होंगे और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन आपके सिलेबस में है वो है आयनिक सॉलिड्स। तो डिटेल में हम जाएंगे आयनिक सॉलिड्स के साथ। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं या आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उनका क्या रिलेशन होता है। तो वैसे तो देखो नाम से पता चल रहा है कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनमें आयंस प्रेजेंट होंगे और उनके अंदर आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। बट अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम आयनिक बॉन्ड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आयनिक सॉलिड्स कंटेन एन आयनिक बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ 1 एटम टू वैलेंस शेल ऑफ अनदर एटम। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होगा? जब जो भी इंटरेक्टिंग एटम्स होंगे उसमें से एक एटम की वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरे एटम की वैलेंस शेल में। ठीक है, तो ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफ़र हो रहा है बेसिकली मतलब जहाँ से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी कैटायन की, और जहाँ पे दूसरा एटम जो आपका इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उस वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी एनायन की। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके 2 भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उतना ही सामने वाला इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी आपके जो सॉलिड बनेंगे वो न्यूट्रल रहेंगे और वहाँ पे इंटरेक्शन अच्छा होगा। ठीक है, तो गैसेस फॉर्म में हमेशा ये प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि जब गैसेस फॉर्म से आपका कैटायन फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जहाँ पे आपका एनायन फॉर्म होता है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पे जो भी हमारे आयंस फॉर्म होते हैं उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है और उसी को हम क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड्स बोल देते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं जितने भी हमारे बॉन्ड्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो जो आपका कैटायन बना है और जो आपका एनायन बना है बेसिकली वो बने क्यों है कि कैटायन जब बनेगा जब ये एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा तभी ये प्रोसेस पॉसिबल है। सिमिलरली अगर इसको रिक्वायरमेंट है कि इसके इलेक्ट्रॉन लेने से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लेने से अगर यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी, मीन्स ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं, इट मीन्स ये आपका स्टेबिलिटी की तरफ एटम जा रहा है या एनायन जा रहा है। तो इसी वजह से ये प्रोसेस होती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। ओके, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आयनिक सॉलिड्स के हैं, जैसे NaCl है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है ये। मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फाइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है, इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। KCl है, Na2O है। ओके, तो ये सारे क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं? आयनिक कंपाउंड्स के। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया आयनिक सॉलिड्स का। उसके बाद आपका जो मेन
नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो आपके आयनिक सॉलिड्स फॉर्म होंगे उसमें कुछ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है? इट इज़ ए जियोमेट्रिक एंटिटी सच एज ए पॉइंट, वो एक पॉइंट भी हो सकता है, अ लाइन, एक लाइन या एक्सिस भी हो सकती है, और अ प्लेन इनसाइड एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल अराउंड विच ए सिमेट्री ऑपरेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड एंड द ऑब्जेक्ट लुक्स जस्ट अनचेंज्ड। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? एक्चुअली देखो, ये एक ज्योमेट्रिक एंटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। मीन्स ज्योमेट्री का मतलब है कि जो अरेंजमेंट है आपका एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, जो भी आपका सॉलिड है उसके अंदर जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो उस ज्योमेट्री में या उस मॉलिक्यूल में या तो कोई ऐसा पॉइंट हो, या कोई ऐसी लाइन हम पास करें या एक्सिस पास करें, या कोई ऐसा प्लेन हम उसके अंदर डाल दें कि जिसके अराउंड हम कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन लगाएं। जैसे अगर हम बात करें लाइन की या एक्सिस की, किसी एक्सिस के अराउंड अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो तो ये हम बोलते हैं उसको सिमेट्री ऑपरेशन। मतलब एक एक्सिस है जो आपने मॉलिक्यूल के अंदर से पास करी है, और उसके अराउंड अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो उसको हम उसको बोलेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। किसका सिमेट्री ऑपरेशन है? वो एक्सिस का या लाइन का, तो उसको हम बोलेंगे रोटेशन। ठीक है, या फिर रिफ्लेक्शन किसका सिमेट्री ऑपरेशन है? आपके प्लेन का। ठीक है, मतलब हम प्लेन लगाएंगे तो एक जो पोर्शन होता है मॉलिक्यूल का वो दूसरे पोर्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होता है आपका प्लेन के केस में। तो अगर हम बात करें प्लेन का सिमेट्री ऑपरेशन क्या है? रिफ्लेक्शन। और लाइन या एक्सिस का सिमेट्री ऑपरेशन क्या है? आपका रोटेशन। तो ये क्या कह रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में या किसी सब्सटेंस में अगर कोई ऐसा पॉइंट है, या अगर कोई ऐसी एक्सिस या लाइन है, या कोई ऐसा प्लेन है जिसके ऊपर आप सिमेट्री ऑपरेशन लगा देते हो, उसके बाद भी अगर मॉलिक्यूल आपको पहले जैसा ही दिखाई देता है, इट मीन्स उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अब हम वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या है। तो मेन जो है आपके 3 टाइप्स के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, एक होता है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन, और एक होता है आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑफ प्लेन या प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसको एक बार वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है? सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इसको हम आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या है? जैसे मान लो सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, ये ऑक्टाहेड्रल का, यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल लिया है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, आगे आप पढ़ोगे तो ऑक्टाहेड्रल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लो मैंने ये पॉइंट चूज़ कर लिया, ठीक है, इस पॉइंट से अगर मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ए। अगर मैं इसी पॉइंट से इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा? ए। इसी तरह से यहाँ से अगर मैं इस तरफ जाती हूँ तो बी, और यहाँ से अगर मैं इस तरफ जाती हूँ तो बी, यहाँ से इस तरफ जाऊँगी तो सी, और यहाँ से इस तरफ जाऊँगी तो सी। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाने से अगर आपको सेम एंटिटी मिलती है तो उसको, इसका मतलब वहाँ पे क्या है? आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे मैंने बी की जगह यहाँ पे बी ले लिया और यहाँ पे मैंने डी ले लिया, तो इस केस में क्या हो जाता कि इन 2 पोजीशन में तो हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री की कंडीशन कंप्लीट हो रही है, बट इस केस में इधर बी होता और इधर डी होता तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता। बट इस केस में क्योंकि हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम एंटिटी या सेम स्पीशीज आप कह सकते हो प्रेजेंट है, तो इसी वजह से यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल लिया है। आगे हम डिटेल में और अच्छे से एक पर्टिकुलर हमारा जो ऑथेंटिक मॉलिक्यूल है उसके साथ हम स्टडी करेंगे। यहाँ सिर्फ मेरा पर्पस है कि आपको सेंटर ऑफ इन्वर्जन को समझाना। तो हम कैसे लिख सकते हैं? फाइंड सेम एंटिटी व्हेन गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन जाने में अगर आपको सेम एंटिटी मिल रही है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? एक्स वाई जेड में जो पहले आपकी कंडीशन होती है, अगर वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे जस्ट ऑपोजिट वहाँ पे एक्सिस का जो है हो जाता है। ठीक है, एक्सिस वहाँ पे ऑपोजिट हो जाती है। नेक्स्ट जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो है आपका एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर आप एक्सप्लेन करो तो क्या होगा? इमेजिनरी लाइन अलाउइंग द
crystal lattice to repeat its exact appearance during a full rotation 360 degree at n-fold intervals। अब इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि अगर हम कोई इमेजिनरी लाइन किसी क्रिस्टल लैटिस से पास करवाएं या किसी मॉलिक्यूल से पास करवाएं और उसको हम किसी एंगल से रोटेट करें, ठीक है, मीन्स, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उसको जब हम 360 पे रोटेट करते हैं तो वो कितनी बार एक सेम अपीयरेंस को हमें शो करता है जो कि उसकी ओरिजिनल थी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी C2 हो सकती है, C3 हो सकती है, C4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये जो 2, 3, 4 है, ये वैल्यू निकालने के लिए अब हमने इसको क्या बोला, n बोला है। n को निकालने के लिए आपको क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या है, जिस एंगल से आपने मॉलिक्यूल को रोटेट किया है किसी एक्सिस के अराउंड, उस थीटा को आपको यहाँ पे पुट करना है। तो उसकी वजह से जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने CO2 का एग्जांपल लिया है, ठीक है, एक ऑक्सीजन 1 है, एक ऑक्सीजन 2 है। जब मैं इसको सपोज 180 से रोटेट करती हूँ, मान लो ये मैंने एक एक्सिस लगाई यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो इसको मैंने 180 से रोटेट कर दिया, 2 इधर आ गया और 1 आपका इधर आ गया। तो 180 से रोटेट करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, तो हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n क्या होता है, 360 डिवाइड बाय कितने एंगल से रोटेट किया, 180, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई, ओके। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है आपका, वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये क्या होता है, एन इमेजिनरी मिरर प्लेन डिवाइडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनटू 2 आइडेंटिकल मिरर्ड हाफ्स। यानी जब भी आप अपने क्रिस्टल लैटिस से कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं तो आपका जो मॉलिक्यूल है या आपका जो क्रिस्टल है, अगर वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है उस प्लेन की वजह से, तो इसका मतलब वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है जस्ट आपको सिग्मा समझाने के लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझाने के लिए। आगे हम क्रिस्टल की भी बात करेंगे। तो मान लो ये टार्टरिक एसिड है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि ऊपर वाला जो पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है वो आपका मिरर इमेज दिख रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम कोई एक इमेजिनरी प्लेन पास कर दें तो आप देखोगे कि ऊपर वाला जस्ट रिफ्लेक्शन है नीचे वाले का, या आप ये बोल सकते हो नीचे वाला रिफ्लेक्शन है जस्ट ऊपर वाले का, ठीक है। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर एक नई चैप्टर, एक नई टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।